आपका स्वागत है प्रॉपर्टी मिशन शो पे। आज हम एक सुपर जरूरी और थोड़ा सा मजेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। माता पिता या पति पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करें। क्या आपको पता है कि भारत में ज्यादातर फैमिली झगड़े प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं, और ऐसा क्यों? क्योंकि लोग अपनी जीते जी ना तो अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम करते हैं और ना ही वसीयत या विल बनाते हैं। फिर क्या होता है? मृत्यु के बाद कंफ्यूजन, कोर्ट कचहरी और ढेर सारी टेंशन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस क्या है, कौन से कागजात चाहिए, कहां चाहिए, कितना खर्च आएगा और क्या क्या ध्यान रखना है आपको। साथ में आपको कुछ कॉमन सवालों का जवाब भी दूंगा। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिशन शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। जी हाँ, पहली प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी जो आपके माता पिता, दादा दादी या पति पत्नी ने अपने पैसे से खरीदी हो। जैसे आपके पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से एक फ्लैट लिया। दूसरी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी खानदानी प्रॉपर्टी जो 4 पीढ़ियों से चली आ रही है। जैसे आपके परदादा ने 100 साल पहले एक जमीन खरीदी थी। आज हम सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे क्योंकि ये ज्यादातर लोगों के पास होती है। तो मान लीजिए आपके पापा के पास एक घर है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल यह है कि घर किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में बताइए। क्योंकि क्या आपको लगता है कि प्रॉपर्टी अपने आप बच्चों को या पति पत्नी के नाम हो जाती है, या फिर इसके लिए कुछ करना पड़ता है? जवाब आगे मिलेगा, वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्यूचर में रेगुलर इसी प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वसीयत या विल है तो क्या करें। अब दो सिचुएशन हो सकती है, पहली वसीयत है और दूसरी वसीयत नहीं है। पहले बात करते हैं, अगर वसीयत है तो क्या होगा। वसीयत यानी एक लीगल कागज है जिसके ऊपर लिखा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी प्रॉपर्टी कैसे और किसे मिलेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पापा ने वसीयत बनाई और लिखा कि मेरा घर मेरी बेटी को मिलेगा, दुकान मेरे बेटे को और बैंक में पैसे मेरी पत्नी को। वसीयत दो तरह की होती है। पहली चीज रजिस्टर्ड वसीयत जो कोर्ट में रजिस्टर की जाती है। इसका फायदा यह है कि ज्यादा भरोसेमंद होती है। अगर कागजात खो भी जाए तो कोर्ट से कॉपी मिल जाती है और रजिस्टर करवाने का खर्च भी बहुत कम होता है, बस कुछ 100 रुपए। अब अनरजिस्टर्ड वसीयत की बात कर लेते हैं, जो बस एक सादे कागज पे लिखी होती है बिना किसी रजिस्टर के। क्या जरूरी है कि ये विल रजिस्टर्ड हो? बिल्कुल नहीं, कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है। एक सादे कागज पे लिखी वसीयत भी वैलिड होती है, बशर्ते उसमें कुछ चीजें साफ हो। पहली चीज वसीयत बनाने वाले का नाम और साइन, दूसरा तारीख कब बनाई गई, तीसरा प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल, कौन सी प्रॉपर्टी किसे मिलेगी, साथ में 2 गवाह, जी हाँ विटनेस 2, उनके साइन, जो वसीयत से कुछ लेने वाले ना हो, जैसे आपके पड़ोस या कोई दोस्त या जो प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांग रहे हो। अब लेकिन एक इसमें ट्विस्ट है, अगर वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई फैमिली मेंबर कहे कि ये नकली है या पापा ने ऐसा कभी लिखा ही नहीं, तो आपको कोर्ट में इसकी सच्चाई साबित करनी पड़ेगी। इसके लिए 2 चीजें चाहिए। पहली प्रोबेट, ये एक सर्टिफिकेट है जो कोर्ट देता है कि वसीयत सही है और इसे लागू किया जा सकता है। दूसरा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वसीयत में कोई एग्जीक्यूटर का नाम ना हो तो कोर्ट किसी को भी ये जिम्मेदारी देता है। क्या करना चाहिए इसके लिए? मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट, वसीयत का ओरिजिनल कागज अगर है तो, लीगल हेयर का लिस्ट मतलब वारिस की लिस्ट, प्रॉपर्टी के सारे कागजात। अब इसमें खर्चा कितना आता है ये प्रॉपर्टी की कीमत पर डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर स्टेट्स में मैक्सिमम 50,000 से 1 लाख रुपए तक की सीमा होती है। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि वसीयत रजिस्टर कराना जरूरी है या सादे कागज पर लिखना ठीक है? कमेंट में मुझे अपनी राय बताएं, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तीसरा है वसीयत नहीं है तो क्या करें। अब मान लीजिए वसीयत नहीं है तो प्रॉपर्टी किसे मिलेगी, ये तय करना एक लीगल हेयर सिस्टम है। लीगल हेयर 2 तरीके के होते हैं। पहला है क्लास 1 हेयर, इनका पहला हक होता है। दूसरा क्लास 2 हेयर, अगर क्लास 1 में कोई ना हो तो इनकी बारी आती है। क्लास 1 हेयर कौन कौन है? मृत व्यक्ति की पत्नी या पति, बच्चे, बेटा और बेटी दोनों,
माँ, अगर बेटा मर चुका है तो उसकी विधवा पत्नी और बच्चे। क्लास 2 हेयर कौन होते हैं? पिता, भाई बहन और दूर के रिश्तेदार जैसे कि भतीजा भतीजी। अब उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो मान लीजिए एक आदमी की मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी जिंदा है, तो प्रॉपर्टी तीनों को बराबर बटेगी। अगर बेटा पहले मर चुका हो तो उसकी पत्नी व बच्चे हो तो उसकी जगह वो आएंगे। अब 2005 में एक बड़ा कानून आया जिसके बाद बेटियों का भी माता पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हक हो गया। ये बहुत अच्छी बात है ना? पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब बेटियां भी अपने हक के लिए आवाज उठा सकती हैं। अब अगर वसीयत नहीं है तो आपको लीगल हेयर या सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। कहां से मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसीलदार ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से आपको मिलेगा। ये कितना टाइम लगेगा? कुछ स्टेट्स में ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। फीस इसकी कोई डायरेक्ट फीस नहीं है, बस वकील और पेपर वर्क का खर्चा करीब 1000-2000 रुपए के इसके बीच लगते हैं। अब एक मजेदार सवाल, अगर आपके पास 2 भाई और 1 बहन है और पापा की प्रॉपर्टी बांटनी है तो आप क्या करेंगे? सब बराबर बांटेंगे या कुछ और सोचेंगे? कमेंट में मुझे बताइए। मुझे आपके आइडियाज पढ़ने में और इंटरेस्ट है कि आप क्या सोचते हैं, आम आदमी या हम सब क्या सोचते हैं इसके बारे में। अब सवाल यह है कि प्रॉपर्टी को अपने नाम कैसे करें। सभी लीगल हेयर को रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट, वसीयत अगर है तो, या लीगल हेयर सर्टिफिकेट, सभी हेयर का आईडी और एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब इस पे खर्च क्या आएगा? बहुत कम। इस ट्रांसफर पे कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, बस कुछ नॉमिनल चार्जेस जैसे 500 से 1000 रुपए के आसपास लगते हैं, और वकील की फीस जैसे 2000 से 5000 रुपए के बीच अक्सर वकील लेते हैं। अब आपसे वकील कितना मांगता है ये बाकी चीजें वकील ही बताएगा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अगर कोई हेयर अपना हिस्सा छोड़ना चाहे, जैसे बहन भाई को देना चाहे, तो आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या रिलीज डीड बनवानी होती है। एनओसी एक ऐसा एफिडेविट होता है जिसमें लिखा होता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम हो जाए। रिलीज डीड ये कहता है कि अपना हिस्सा छोड़ रहा हूं और दूसरे को दे रहा हूं। अब रिलीज डीड ज्यादा सही ऑप्शन है, खासकर अगर प्रॉपर्टी बेचनी हो। क्यों? क्योंकि कई बार बैंक एनओसी नहीं मांगते और लोन देने में दिक्कत करते हैं। अगर कोई हेयर पैसा लेकर हिस्सा छोड़ रहा हो, जैसे भाई बहन को 5 लाख रुपए दे रहा हो, तो रिलीज डीड पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। ये हर स्टेट में अलग अलग होती है, कहीं 1% तो कहीं 5% तक होती है। अब एक और एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 3 भाई बहन है। एक बहन कहती है मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मेरे भाइयों को दे दो, तो रिलीज डीड बनवानी होगी। लेकिन अगर वो कहे कि मुझे पैसे दे दो तब छोड़ूंगी, तो पैसे का लेन देन होगा और स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। अब क्वेश्चन ये है कि आप क्या करते हैं सिचुएशन में? कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइए। सब अपनी अपनी राय रख सकते हैं। अब कुछ कॉमन सवालों के जवाब दे देता हूं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बाद क्या करना है? जी हाँ, म्यूटेशन करवाना है, यानी प्रॉपर्टी टैक्स अपने नाम से करवाना है। कुछ स्टेट्स में ये ऑनलाइन होता है और कहीं कहीं ये फिजिकल इसके लिए जाना पड़ता है। बिजली पानी का बिल अपने नाम करवाएं, और अगर सोसाइटी में रहते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करें। अब अगर प्रॉपर्टी पे लोन हो तो, जी हाँ, लोन इंश्योरेंस, अगर लोन इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी लोन सेटल कर देगी। बस आपको लोन क्लोजर का कागज लाना है। मतलब तो आजकल ज्यादातर लोन के साथ ही होते हैं। तो अगर इंश्योरेंस नहीं है तो पहले लोन चुकाना पड़ेगा, तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। अब टैक्स लगेगा क्या? जी हाँ, ट्रांसफर पर कोई टैक्स नहीं है, अगर पैसे का लेन देन ना हुआ हो तो। लेकिन जब प्रॉपर्टी बेचेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर आप कहेंगे तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना लूंगा। अब क्या बहनें सचमुच हिस्सा छोड़ देती हैं? हाँ, भारत में कई बहनें अपने भाइयों के लिए हिस्सा छोड़ देती हैं, लेकिन कानूनन उनका पूरा हक है। तो अगर आपकी बहन ऐसा कर रही है तो उसे रिलीज डीड बनवाने को कहें, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब क्या ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास सही कागजात है और अच्छा वकील है तो ये बहुत आसान है। बस आपको स्टेप्स का पता होना चाहिए। अब एक्स्ट्रा टिप्स और एक कहानी छोटी सी आपको बताता हूँ। एक छोटी सी कहानी ये है। मेरे एक दोस्त के पापा की मृत्यु हुई और उनके पास एक फ्लैट था। वसीयत नहीं थी। दोस्त और उसकी बहन ने सोचा कि प्रॉपर्टी अपने आप उनके नाम हो जाएगी, लेकिन पता चला कि बिना लीगल हेयर सर्टिफिकेट के कुछ नहीं होगा। फिर कोर्ट गए, 2 महीने लगे, थोड़ा खर्च हुआ और तब जाके फ्लैट उनके नाम हुआ। तो क्या सीख मिलती है? सबसे पहले तैयारी कर लो, मैं तो बाद में टेंशन होगी। तो क्या सीख मिली? सबसे पहले ये कि पहले से तैयारी कर लो।
बाद में टेंशन कम होगी। अब एक्स्ट्रा टिप देता हूं आपको, अपने माता पिता से कहें कि एक रजिस्टर्ड वसीयत बनाए, ये बहुत सस्ता और आसान है। अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो चेक करें कि उसके कागजात में कोई पुराना ट्रांसफर पेंडिंग तो नहीं है। अब इसे कंक्लूड कर देता हूं। तो दोस्तों, ये था प्रॉपर्टी ट्रांसफर का पूरा एक आसान गाइड। सच कहूं तो ये प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, बस सही जानकारी और थोड़ी प्लानिंग चाहिए। मेरा सुझाव है कि अपनी फैमिली में अभी से इस बारे में बात करें और वसीयत बनवाएं, ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे रियल एस्टेट टॉपिक्स अक्सर लेके आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार और जय हिंद।